चलो, तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने बात करने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा एब्सोल्यूट एंट्रोपी। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? एब्सोल्यूट एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। क्या रहेगा? एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। चलो, हम बात करते हैं पहले क्या है ये। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, according to third law of thermodynamics, क्या होता है ये कि एट एब्सोल्यूट ज़ीरो the entropy of a perfectly crystalline substance is taken as zero। ये कब होता है? एट एब्सोल्यूट ज़ीरो में परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एंट्रोपी क्या होता है? ज़ीरो होता है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। अब इसको दूसरे तरह से हम कैसे लिख सकते हैं? ये भी थर्ड लॉ ही है, लेकिन उसका ये अलग स्टेटमेंट है कि एंट्रोपी ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कि एंट्रोपी ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड अप्रोचेस जीरो at the absolute zero of temperature, ऐसा हम क्यों बोलते हैं बताओ? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि सॉलिड में क्या होता है? परफेक्ट शेप होता है ना, यानी ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन हो गया। चाहे लिक्विड में क्या होता है? परफेक्ट उसका वॉल्यूम होता है ना, इसीलिए एब्सोल्यूट जीरो पर इसका एंट्रोपी हम क्या लेते हैं? जीरो। समझ में आया कि नहीं? यानी अगर हम इस स्टेटमेंट का अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म लें तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंट्रोपी का अगर हम लिमिट लेते हैं टेम्परेचर टेंड्स टू 0 केल्विन, तो इसमें एंट्रोपी इज टेंडिंग टू 0। हमने यहाँ पर टेंडिंग क्यों लिखा? हमने क्यों लिखा इक्वल टू? क्योंकि आइडियल में एब्सोल्यूट ज़ीरो लाना बहुत ही इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हो गया तो वो जीरो हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या लिखा है? एरो दिया है, टेंडिंग टू जीरो। कब? व्हेन माय टेम्परेचर विल बी एब्सोल्यूट जीरो। इन्हीं का एक और वर्जन क्या था कि इट इज इम्पॉसिबल बाय एनी मेथड। It is impossible by any method, no matter how idealized it is, comma, to reduce the temperature
to reduce the temperature of any substance or system to absolute zero in a finite number of operation. ये इनका तीसरा स्टेटमेंट था। अब हम बात करते हैं कि ये थर्ड लॉ क्यों आया, इसका क्या एप्लीकेशन था। थर्ड लॉ जब आया तो कुछ ना कुछ तो इसका एप्लीकेशन होगा। हम बात करते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन of third law of thermodynamics. Application of third law of thermodynamics. इसका क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला क्या बात है कि इट इज यूजफुल in calculating the absolute entropies. It is useful in calculating the absolute entropies of solid, liquid, gas at different temperature. देखो मैं क्या बोला कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो उसका एंट्रोपी आप सॉलिड, लिक्विड, गैस का किससे मेजर करोगे? विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसको कि जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ हीट बाय टेम्परेचर। अब यही हमारा जो पूरा का पूरा काम जो हीट हो रहा है ये हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। तो ये हम तो फिर डी क्यू क्या लिखेंगे? CP dt बाई टी होगा ना, क्योंकि आपको हम पढ़ाए थे मोलर रेशियो, दो पढ़ाए थे ना, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर पढ़ाए थे ना। तो कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? CP dt होता है ना ये वाला। तो CP dt हम यहाँ पर लिख दिए। अब क्या होगा? अब हम टेम्परेचर को इसमें चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोसेस हो रहा है ना। तो हम यहाँ पर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ये इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा CP dt बाई टी, और ये इंटीग्रेशन ये हम लिखेंगे S बराबर एब्सोल्यूट जीरो से लेके किसी टेम्परेचर पर, और ये होगा T बराबर जीरो से लेके T तक। तो ये हमारा आ जाएगा S ऑफ T, मतलब एंट्रोपी एट सम डिफरेंट टेम्परेचर माइनस एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट ज़ीरो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जीरो से T CP, और dt बाई टी को हम लिखते हैं D ऑफ ln T। क्या लिखेंगे इसको हम? D ऑफ ln T। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाते हैं तो उसमें क्या होगा? एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यानी अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो ये वाला मेरा क्या बनेगा इक्वेशन? ये बन जाएगा S ऑफ T इज इक्वल टू जीरो से T, ये हो जाएगा CP डेरिवेटिव ऑफ ln T। क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ ln T। अब इसको हमें पूरा सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ से जाना पड़ेगा।
कैसे करना पड़ेगा? अब इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा और फिर हमारा बनेगा। अब आप ग्राफ किसके बीच बनाओगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा CP/T वर्सेस T के बीच में। आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे तब जाके इसका वैल्यू आप निकालोगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी रिएक्शन में दिया गया है तब हम कैसे निकालेंगे। क्या बात किया गया है? अगर हमें किसी रिएक्शन में दिया गया है तब हम कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है। एग्जाम्पल में हमने ले लिया है स्मॉल a कैपिटल A प्लस ऑफ स्मॉल b कैपिटल B is giving small c कैपिटल C प्लस ऑफ स्मॉल d कैपिटल D। अब मुझे पता है कि कैपिटल A कैपिटल B दे आर रिप्रेजेंटिंग रिएक्टेंट, कैपिटल C कैपिटल D दे आर रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्ट्स, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब अगर हम इसकी बात करें कि हमारा स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी क्या होगा, तो देखिए अगर हम केवल बोलते हैं चेंज ऑफ एंथैल्पी तो इसको हम लिखेंगे डेल एस, और आर मतलब डेल एस फॉर द रिएक्शन विल बी इक्वल टू, क्या होगा ये? विल बी इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। क्या हो जाएगा? और इसको हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C इंटू एंट्रोपी ऑफ C प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D बाई एंट्रोपी ऑफ D माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A इंटू एंट्रोपी ऑफ A प्लस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B इंटू एंट्रोपी ऑफ B। लेकिन अगर हम चेंज इन एंट्रोपी के जगह अगर हमने स्टैंडर्ड का वर्ड यूज किया, क्या हमने बोला? स्टैंडर्ड, तो यही ये बन जाएगा डेल एस नॉट। ये नॉट क्या शो करता है? स्टैंडर्ड ऑफ ए रिएक्शन विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। कैसे हो जाएगा ये? स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ प्रोडक्ट इंटू स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ C प्लस स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ D इंटू स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ D माइनस स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ रिएक्टेंट A इंटू स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट A प्लस स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ रिएक्टेंट B इंटू स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट B। ये हमारा जो नीचे वाला है ये क्या शो कर रहा है? स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी, और ऊपर वाला क्या चेंज शो कर रहा है? केवल मोलर एंट्रोपी चेंज। तो डिफरेंस यही है, जहाँ पूछे स्टैंडर्ड वहाँ के पावर में एक छोटा सा जीरो लगा देना। चलिए अगला हम बात करते हैं गिब्स एनर्जी एंड गिब्स एनर्जी चेंज। माय नेक्स्ट टॉपिक इज गिब्स एनर्जी। माय नेक्स्ट टॉपिक इज गिब्स एनर्जी एंड गिब्स एनर्जी चेंज। गिब्स एनर्जी एंड गिब्स एनर्जी चेंज। अब अगर हम बात करते हैं गिब्स एनर्जी की, हम बात करते हैं कि ये क्या करता है, कैसे नहीं है, क्या है ये वो, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट हम क्या बोलते हैं कि we have seen that कि for a system
we have seen that for a system it is the total entropy change, it is the total entropy change, that is del S total, which decides a spontaneity of any process, which defines a spontaneity of process. मतलब अगर डेल एस टोटल का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर डेल एस का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल एस का वैल्यू 0 आ गया तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है? अब यही हम समझने के लिए हम इसमें बात करते हैं एक और नया टर्म कि गिब्स। हम किसकी बात करते हैं? गिब्स। तो गिब्स एनर्जी की जो हम बात किए क्या है, तो सबसे पहले क्या था कि हमने गिब्स एनर्जी को क्यों लाया, क्या रिक्वायरमेंट पड़ गया गिब्स एनर्जी का। अभी मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है तो अगर उसका एंट्रोपी चेंज वही बताता है कि हमारा रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है कि इक्विलिब्रियम है। लेकिन कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं, हम क्या बोले, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जो आइदर क्लोज कंटेनर में होते हैं या ओपन कंटेनर में होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ऐसा है केमिकल रिएक्शन जिसको आप ओपन एज वेल एज क्लोज कंटेनर दोनों में करा सकते हो। उस कंडीशन में क्या होगा कि एंथैल्पी एंड एंट्रोपी दोनों चेंज होगा। उसमें क्या होगा, आपका एंथैल्पी भी चेंज होगा और साथ में आपका एंट्रोपी भी चेंज होगा। तो फिर अगर हम दोनों की बात करें तो क्या होगा, अगर हम दोनों की बात करें तो नाइदर एंथैल्पी विल डिक्रीज नॉर एंट्रोपी विल डिक्रीज। अकेले कोई हमारे रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस के बारे में इंफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई भी एक रिएक्शन है, A+B दे रहा है C+D, आपका इच्छा 2 पर्सन है, एक पर्सन ने क्लोज कंटेनर में करा दिया, एक पर्सन ओपन में करा दिया, तो वहाँ पर क्या होगा, एंथैल्पी भी चेंज हो रहा है, एंट्रोपी भी चेंज हो रहा है। तो आपको कैसे चलेगा पता कि कौन सा फैक्टर स्पॉन्टेनियस के लिए इम्पोर्टेंट है, एंट्रोपी है कि एंथैल्पी है? पता नहीं चलेगा। इसी को पता करने के लिए कि भाई एक्चुअल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस किसने बनाया, एंथैल्पी ने बनाया कि एंट्रोपी ने बनाया, उसके लिए गिब्स आए थे। कौन आया था? गिब्स। तो गिब्स का सिंबल तो एक होता है कैपिटल G। क्या होता है सिंबल गिब्स का? कैपिटल G, जो एक थर्मोडायनामिक फंक्शन है। जो क्या है? जो ये एक थर्मोडायनामिक फंक्शन है। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं कि गिब्स क्या बोले, तो क्या इन्होंने क्या बोला था कि द गिब्स एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, the Gibbs energy of a system is defined, the Gibbs energy of a system is defined as the maximum amount of energy available, maximum amount of energy available to a system during a process, that can be converted into useful work done,
यूजफुल वर्क। तो ये हमारा क्या था, गिब्स का काम हो गया। मतलब अगर हम गिब्स की बात करते हैं कि गिब्स का काम क्या था कि एनर्जी दिए, फिर एनर्जी दे रहे हैं, फिर जाके वो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम अगर इसको, इस पूरे स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में बात करें, किसकी बात करें हम, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो गिब्स का हमारा एनर्जी है वो क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो हमारा एंथैल्पी एच है, दैट इज अवेलेबल ड्यूरिंग अ प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क डन, माइनस टी एस। ये क्या हो गया, माइनस टी एस। तो हो गया जी बराबर हो गया एच माइनस टी एस, जहाँ पर जी क्या है, एज यूजल जी को हम बोलेंगे गिब्स एनर्जी, जी को हम क्या बोलेंगे, गिब्स एनर्जी। एच को हम क्या बोलेंगे, एच इज एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम। टी क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एस क्या होगा हमारा, एंड। तो ये हमारा हो गया गिब्स का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। अब अगर हम गिब्स की कुछ पहली बात करें तो गिब्स हमारा एक स्टेट फंक्शन है। क्या है ये, स्टेट फंक्शन है। इट इज़ अ स्टेट फंक्शन जो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि हमारा प्रोसेस किस पाथ से आया। दूसरा, गिब्स हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये आपको डिपेंड करता है मास पर। क्या है, डिपेंड करेगा मास पर। अब यही फार्मूला को जो हम लिखे, अगर इसकी हम बात करते हैं कि चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी फॉर ए सिस्टम, तो क्या हो जाएगा हमारा, चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी फॉर ए सिस्टम विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ एंथैल्पी फॉर ए सिस्टम माइनस टेम्परेचर इनटू चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर ए सिस्टम। चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर ए सिस्टम, हम यहाँ पर टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे, टेम्परेचर हमारा एक ही रहेगा जिस पर पूरा प्रोसेस होगा। तो ये हो गया। लेकिन अगर यही वाला काम अगर हम करा दिए आइसोथर्मल में, कब करा दिए हम, अगर हम ये वाला प्रोसेस करवा दिए आइसोथर्मल में, तो आइसोथर्मल लिखते हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर बराबर हमारा कांस्टेंट हो गया, मतलब जो हमारा डेल्टी है वो जीरो हो गया। तो हमारा क्या सिस्टम बन जाएगा, ये बन जाएगा चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम माइनस टेम्परेचर इनटू चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा एट आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर जहाँ पर कांस्टेंट है। अब अगर इसको हम नॉर्मल में लिखे चेंज बिना किसी सिस्टम सराउंडिंग का, तो मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल एच इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, और यही जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये आपके मेडिकल या आईआईटी में कभी आता है कि इसका नाम क्या है। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या है ये, गिब्स हेल HELM, M फॉर मंकी, HOLTZ, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसका यूज़ क्या है, कोई पूछे भैया इसको क्यों डिराइव किए, तो इट इज़ यूज टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं
वो कौन बताएगा? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या होता है? डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब हम एक क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं नीट लेवल का, कि पूछता है कि व्हाट इज यूनिट ऑफ डेल जी। तो यूनिट ऑफ डेल जी क्या हो जाएगा हमारा? इट हैज़ डेल एच माइनस टी डेल एस की बात करें, डेल एस माइनस टी डेल एस की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? जो डेल एस का, इसको हम जूल पर मोल में लेते हैं, और टी डेल एस को क्या ले लेंगे हम? इसको ले लेंगे जूल पर मोल केल्विन। तो अगर हम इसका यूनिट ले लें तो हमारा जो डेल जी का यूनिट आएगा, इट विल बी द यूनिट ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि आपको अभी हम यहाँ लिखवाए थे कि गिब्स एनर्जी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जो गिब्स का हमारा यूनिट होगा, दैट विल बी द यूनिट ऑफ एनर्जी, जो क्या हो जाएगा? जूल पर मोल। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा? अब देखिए, मान लीजिए अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, तो क्या होता है? डेल यू बराबर होता है Q माइनस डब्लू। अब माइनस डब्लू क्या शो करता है? ये माइनस डब्लू शो कर गया वर्क डन बाय द सिस्टम। माइनस डब्लू शो किया वर्क डन बाय द सिस्टम। और हमारा Q क्या शो करता है? Q के सामने प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा? हीट एब्जॉर्ब। ये क्या हो जाएगा? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अगर यहीं पर होता माइनस Q तो क्या बोलते हैं हम? हीट रिलीज्ड टू द सिस्टम। समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं हम? चल, और डेल यू क्या हो गया? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। क्या हो गया? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब देखिए, अब इसका अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारा एक्चुअल वर्क डन है, ये दो तरह का वर्क डन होता है। कैसा होता है? दो तरह का वर्क डन। चाहे ये वर्क डन हो जाए एक्सपेंशन का हो जाए, या ये वर्क डन हो जाए नॉन एक्सपेंशन का। दो तरह का काम हो सकता है, चाहे वो एक्सपेंशन वाला हो जाए या नॉन एक्सपेंशन। अगर ये एक्सपेंशन वाला काम हो रहा है तो हम ये वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं विद द फॉर्मूला P डेल V। किससे? P डेल V। लेकिन अगर नॉन एक्सपेंशन वाला वर्क डन हो रहा है तो इसी को हम बोलते हैं यूजफुल वर्क। क्या इसको बोलते हैं हम? इसी को हम बोलते हैं यूजफुल वर्क। क्या बोलेंगे इसको? यूजफुल वर्क। अब अगर इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें, करता हूँ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या होता है ये?
डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू। अब हम डब्लू को दो पार्ट में लिखेंगे, क्यू माइनस वर्क डन एक्सपेंशन माइनस वर्क डन नॉन एक्सपेंशन। अब ये क्या होगा, Q माइनस जो आपने वर्क एक्सपेंशन से किया है वो तो हम P डेल V से कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो हमारा वर्क नॉन एक्सपेंशन है ये हमारा मैकेनिकल वर्क होता है, मतलब हमने पावर लगा के काम किया, एनर्जी लगा के काम किया है। तो ये हमारा हो जाएगा वर्क डन ड्यू टू नॉन एक्सपेंशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूजफुल वर्क, और क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वर्क भी बोल सकते हैं इसको हम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम Q के टर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस P डेल V प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन एक्सपेंशन। ड्यू टू क्या हो जाएगा, नॉन एक्सपेंशन। ये वाला हमारा पहला इक्वेशन आ गया। हम दूसरा आपको एक फार्मूला लिखवाए थे कि H इज इक्वल टू U प्लस PV लिखवाए थे ना हम। अगर हम डेल लगाएंगे तो क्या होगा, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस PV, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V प्लस V डेल P। हम ये पूरा का पूरा एक केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि एक केमिकल रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस अनलेस अनटिल नॉट मेंशन्ड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यानी ये हमारा डेल P बराबर 0 हो जाएगा। तो यानी हमारा क्या यहाँ रह गया, यहाँ बच गया डेल H इज इक्वल टू डेल यू प्लस P डेल V हो गया। अब यहाँ से अगर हम डेल यू का वैल्यू निकालें तो ये कितना आ जाएगा, डेल H माइनस P डेल V। अब यही जो आपके पास डेल यू है उसका वैल्यू आप इस डेल यू में डालो तो क्या होगा, ये होगा Q इज इक्वल टू डेल H माइनस P डेल V प्लस P डेल V प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन एक्सपेंशन। अब माइनस डेल V प्लस डेल V क्या हो गया, 0 हो गया कट के, यानी यहाँ क्या आएगा हमारा, Q इज इक्वल टू डेल H प्लस एंड द वर्क डन इज ड्यू टू नॉन एक्सपेंशन। इसी को क्या बोलते हैं हम, यूजफुल वर्क डन या वर्क डन ड्यू टू मैकेनिकल इफेक्ट। समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, किसकी बात कर रहे हैं हम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो क्या होता है हमारा, डेल S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाई कैपिटल T। यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा Q रिवर्सिबल है वो कितना हो जाएगा, T ऑफ डेल S। अब यही Q का जो वैल्यू है हम कहाँ पुट करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे। तो ये वाला इक्वेशन हमारा फर्दर क्या बन जाएगा, T ऑफ डेल S इज इक्वल टू डेल H प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन एक्सपेंशन। अरे होगा कि नहीं होगा। तो इसके बाद से फिर क्या होगा, ये डेल H को वहाँ ले जाओ तो क्या आएगा, डेल H माइनस T ऑफ डेल S इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू एक्सपेंशन। और अभी आपको हम सिखाए थे स्टार्टिंग में क्या, कि डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S। तो यहाँ पर आया है ना, सिंस मुझे पता है कि डेल G बराबर होता है डेल H माइनस T डेल S। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट करो तो ये इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा
कि डेल जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन नॉन एक्सपेंशन, और हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ डेल जी इज इक्वल टू वर्क डन नॉन एक्सपेंशन, जो मेरा क्या है यूजफुल वर्क डन। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख दें कि माइनस ऑफ डेल जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका वर्क हो रहा है वैसे वैसे डेल जी का वैल्यू घट रहा है ना। मतलब हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारा केमिस्ट्री में काम हो रहा है तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। अगर किसी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रहा है तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो रहा है, मतलब टेस्ट ट्यूब की एनर्जी चेंज हो रही है। और अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। यानी यहाँ पर डेल जी माइनस का मतलब है कि जब आपका काम हो रहा है तो गिब्स एनर्जी इज डिक्रीजिंग। गिब्स एनर्जी क्या हो रहा है? डिक्रीज। therefore we can say that कि decrease in Gibbs free energy, decrease in Gibbs free energy is the measure of यूजफुल वर्क डन, इज द मेजर ऑफ यूजफुल वर्क। और इसको क्या बोलेंगे हम? नॉन एक्सपेंशन वर्क बाय द सिस्टम। अब इसमें हम आपको कुछ कंडीशंस के साथ आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि हमारा कब सिस्टम स्पॉन्टेनियस है, कब सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हम बात कर रहे हैं कुछ कंडीशंस। सबसे पहला अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा वर्क डन यूजफुल इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू वर्क डन दिया हुआ है। तो सिंस मुझे पता है कि डेल जी का वैल्यू नेगेटिव है, अब हम ये वाला वैल्यू अगर इसमें हम पुट करें कि डेल जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क यूजफुल, और यहाँ पर डेल जी भी नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ डेल जी बराबर माइनस ऑफ वर्क यूजफुल। माइनस माइनस दोनों तरफ से हट गया तो क्या आया? डेल जी इज इक्वल टू वर्क डन यूजफुल। पहला। दूसरा, अगर हम कोई रिएक्शन सपोज ले लिए हैं कि A प्लस बी इज गिविंग C प्लस डी, आपसे हम बोले कि बेटा इस रिएक्शन के लिए हमारा चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाता है? ये गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्या हो जाएगा? ये रिएक्टेंट। मतलब अगर गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का अगर डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस अगर लेस देन 0 आ गया तो डेल जी हमारा क्या हो जाएगा? डेल जी हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाला पहला हमारा कंडीशन हो गया। वर्क डन हमें नेगेटिव लिया तो क्या हो गया? वर्क डन बाय द सिस्टम। अब हम दूसरा केस ले रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्या ले रहे हैं? वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इस समय हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और हमारा डेल जी पॉजिटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा? डेल जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, नहीं प्लस ऑफ वर्क डन।
तो हमने ओवरऑल आपका गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में आइडिया ले लिया कि गिब्स फ्री एनर्जी से हम कैसे टेस्ट करेंगे। फार्मूला क्या होता है हमारा, डेल जी इज़ इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यही आपको टेस्ट करने में बार बार हेल्पफुल आएगा कि ये जो आपका रिएक्शन है आपका ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। दूसरा माइनस ऑफ डेल जी इज इक्वल टू वर्क डन यूजफुल। क्या होगा ये बेटा, वर्क डन यूजफुल। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि अब फ्री एनर्जी का चेंजेस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका फ्री एनर्जी चेंज।